हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदालय एकेडमी। आज से हम यूनिट 3 पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड आईएचएल स्टार्ट करेंगे। अब पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अराउंड एक सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये होता है कि क्यों जो कंट्रीज हैं जिसे इंटरनेशनल लॉ में स्टेट कहा जाता है वो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करती हैं। क्योंकि अगर हम ग्लोबली देखें तो कोई ग्लोबल पुलिस नहीं है या फिर कोई वर्ल्ड लेवल पर किंग नहीं है जो उन्हें फोर्स करे कि उन्हें ये लॉ को अप्लाई करना ही होगा। तो क्यों दो कंट्रीज जो हैं वो आपस में ट्रीटी साइन करती हैं, वॉर के जो रूल्स होते हैं उन्हें फॉलो करती हैं, और कंट्रीज जो हैं वो अपने एक्ट को इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग जस्टिफाई करती हैं। अब इन्हीं सभी चीज़ों को समझने के लिए बहुत सारे ज्यूरिस्ट और स्कॉलर्स ने अपनी अपनी थियोरी दी है। वन बाय वन हम सारी थियोरीज को समझेंगे और इस सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल लॉ के रिलेटेड क्या डेफिनेशंस हैं, इंटरनेशनल लॉ का क्या नेचर है और क्या बेसिस है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। बट बिफोर स्टार्टिंग डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड डिस्कॉर्ड सर्वर टू गेट ऑल दी स्टडी मटेरियल इन डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस। यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप अस फॉर अदर इंक्वायरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक को। आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अगर जनरली समझे इंटरनेशनल लॉ को कि क्या है, तो इंटरनेशनल लॉ एक बॉडी ऑफ लॉज, प्रिंसिपल और रूल्स हैं जो क्या गवर्न करते हैं रिलेशन अमॉन्ग नेशन और इंटरनेशनल एक्टर्स। अब इंटरनेशनल एक्टर्स कौन हुए? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन, वर्ल्ड बैंक एंड सो ऑन। तो इंटरनेशनल लॉ का क्या काम है कि नेशन और जो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बीच के रिलेशन को गवर्न करना और ये बताना कि ये दोनों ही बॉडीज, ये दोनों ही अथॉरिटीज कैसे आपस में इंटरेक्ट करेंगे। इंटरनेशनल लॉ जो टर्म है सबसे पहले कॉइन किसने किया था? जेरेमी बेंथम ने। ईयर कौन सा था? 1780। उससे पहले इसे लॉ ऑफ नेशंस कहा जाता था। इसका क्या मतलब है? ऐसा लॉ जो नेशंस के लिए बनाया गया है। मेजर डेफिनेशन समझें तो अब हम वन बाय वन डिफरेंट स्कॉलर्स और ज्यूरिस्ट की डेफिनेशन को समझेंगे और जानेंगे कि स्कॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल लॉ की क्या डेफिनेशन है। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इनकार्ता एनसाइक्लोपीडिया। इसके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ क्या है? लॉ ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, मतलब ऐसा लॉ जो पूरे वर्ल्ड के लिए बनाया गया है, ना कि किसी पर्टिकुलर नेशन के लिए। नेक्स्ट, फेनविक के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ क्या है? रूल्स जिसे नेशंस जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, और ये लॉज जो हैं वो डिफाइन करते हैं कि क्या राइट्स है और क्या रेमेडीज होंगी जब ये लीगल राइट्स को कोई वायलेट करेगा। तो जैसे सपोज कोई कंट्री दूसरी कंट्री के बॉर्डर्स पर अटैक करती है, तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो डिस्क्राइब करता है कि जब लीगल राइट्स वायलेट होंगे तो क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, जे.एल. बेरली, इनके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ क्या है? एक बाइंडिंग रूल्स है एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्शंस है बिटवीन टू सिविलाइज्ड स्टेट। मतलब कि दो सिविलाइज्ड स्टेट, स्टेट मतलब इंटरनेशनल लॉ में कंट्री होता है, तो जब दो सिविलाइज्ड स्टेट्स के बीच में कुछ रूल्स होते हैं जो बाइंडिंग नेचर के होते हैं, मतलब कि उन्हें फॉलो करने ही पड़ेंगे, वो इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है। नेक्स्ट डेफिनेशन है जेसफ की। अब जो जेसफ की डेफिनेशन थी वो ब्रॉड नेचर की थी। उन्होंने क्या कहा कि लॉ फॉर स्टेट मतलब इंटरनेशनल लॉ क्या है? एक तो म्यूचुअल रिलेशन गवर्न करता है दो स्टेट्स का, साथ ही साथ वो क्या कवर करता है? कुछ इंडिविजुअल मैटर्स ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। मतलब एग्जाम्पल लें तो क्या होगा? ह्यूमन राइट्स। कि यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ स्टेट की नहीं है, बल्कि कुछ इंडिविजुअल राइट्स भी होते हैं जो इंटरनेशनल लॉ का पार्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू जेसफ। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रॉस्टन गेल की। उनके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ क्या है? ऐसे रूल्स हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं विद इन द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्टेट्स। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है ग्रे की। ग्रे के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ क्या है? ऐसे रूल्स हैं जो रेगुलेट करते हैं दो स्टेट्स के कंडक्ट को जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तब।
हॉल के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ क्या है, ऐसे रूल्स हैं जो कि सिविलाइज स्टेट पर बाइंडिंग होते हैं और इनकी फोर्स वैसे ही होती है जैसे डोमेस्टिक लॉ में मॉरल फोर्स होती है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है ओपेनहाइम की। इनके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ जो है वो दो सोर्सेस से आते हैं, कस्टम और ट्रीटी, और जो स्टेट के ऊपर लीगली बाइंडिंग होते हैं। इन्होंने काफ़ी सारे एरियाज जो थे वो इंटरनेशनल लॉ में लिस्ट किए, जैसे कि नेशनैलिटी, एलियंस, एक्सट्रैडिक्शन, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंट और सिक्योरिटी। और ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन थी उसे उसके 9th एडिशन में जो बुक लिखी गई थी उसमें रिवाइज कर दिया गया था बाय जेनिंग्स एंड वॉट्स। क्रिटिसिज्म की बात करें तो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल है उसे इग्नोर कर दिया गया था। फिर जो इंडिविजुअल की राइट्स एंड ड्यूटीज है उसे एक्सक्लूड कर दिया गया था। ओमिट किया गया था मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की एक्टिविटी को, और लिमिट कर दिया कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसका सोर्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ कस्टम या तो ट्रीटी। फिर पोर्ट्रे किया गया कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक स्टैटिक लॉ है, बल्कि ऐसा नहीं है, वो इवॉल्व हुआ है टाइम टू टाइम। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो स्टार्क की है। इनके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ क्या है, प्रिंसिपल और रूल्स हैं जो कि एक स्टेट ऑब्जर्व करती है, और उसमें क्या इंक्लूड होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एक इंडिविजुअल के राइट्स और ड्यूटीज भी। फिर डेफिनेशन है स्वेजनबर्गर। इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ ऐसे लीगल रूल्स हैं जो किसके लिए बनाए गए हैं, सोवरेन स्टेट्स के लिए और दूसरी अदर एंटिटीज के लिए जिनके पास इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो इनके पास एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है। नेक्स्ट डेफिनेशन है केल्सन की। इंटरनेशनल लॉ ऐसे रूल्स हैं जो रेगुलेट करते हैं स्टेट के कंडक्ट को। फिर डॉक्टर लॉरेंस के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ जो है वो ऐसे रूल्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि एक सिविलाइज्ड स्टेट का क्या कंडक्ट होना चाहिए जब वो म्यूचुअली डील कर रहे हैं तब। हैकवर्थ के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ ऐसे रूल्स हैं जो गवर्न करते हैं दो स्टेट के बीच के रिलेशंस को। फिर जैसफ जो थे उन्होंने एक अल्टरनेटिव व्यू दिया था। उन्होंने क्या कहा कि इंटरनेशनल लॉ की जगह इसका नाम होना चाहिए ट्रांसनेशनल लॉ, जो कि एक ब्रॉडर टर्म है। अब डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल लॉ। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, इंश्योर करना पीस एंड सिक्योरिटी इन वर्ल्ड। क्योंकि सोचो अगर इंटरनेशनल लॉ ना हो तो हर एक कंट्री अपने अपने अकॉर्डिंग काम करेगी, कोई भी किसी पर कंट्रोल नहीं होगा और हमेशा वर्ल्ड में एक वॉर जैसा माहौल बना रहेगा। इसलिए इवन यूएन का जो चार्टर है उसका आर्टिकल 1 में दिया हुआ है कि यूएन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ही यही है कि वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। इसलिए आईएल के थ्रू लॉ बनाए जाते हैं जिससे कि पूरे वर्ल्ड में एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है रिजॉल्व करना किसी भी डिस्प्यूट को पीसफुल मैनर में। अगर दो कंट्री के बीच में कोई भी तरीके का डिस्प्यूट है, ट्रेड रिलेटेड, कॉमर्स रिलेटेड या तो फिर बाउंड्रीज रिलेटेड, तो ये कोशिश करना कि उसका जो भी सेटलमेंट हो वो पीसफुल मैनर में हो, बाय आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, मेडिटेशन या फिर कोई भी दूसरा पीसफुल मैनर बजाय किसी वॉर के। नेक्स्ट है टू कॉर्पोरेट विथ ईच अदर। ऐसे रूल्स बनाना जिससे कि जो दो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें। फिर डिसआर्मेंट ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये जो ऑब्जेक्टिव है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल लॉ का, क्योंकि आज का जो वर्ल्ड है उसमें ज़्यादातर कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं या फिर ऐसे वेपन्स हैं जो मास लेवल पर डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं, और अगर इन्हें कंट्रोल में नहीं लाया गया तो उससे ह्यूमैनिटी को बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। इसलिए ये इंटरनेशनल लॉ का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि डिसआर्ममेंट करना ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्या है, टेकिंग कोलैबोरेशन एफर्ट्स। एक कंट्री के स्टेप्स से या एक कंट्री अगर चाहे तो सिर्फ पीस मेंटेन नहीं हो सकती है। इसलिए इंटरनेशनल लॉ क्या करता है, इंकरेज करता है सारी कंट्रीज को कि वो साथ मिलकर कोलैबोरेटिव या कलेक्टिव एफर्ट्स ले पीस मेंटेन करने के लिए, जैसे कि वो अगेंस्ट टेररिज्म हो या फिर अभी कोविड के टाइम पे कैसे सारी कंट्रीज ने कोलैबोरेटिव एफर्ट्स लिए थे वो हो।
नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IL ट्रीटीज एंड कन्वेंशन। इंटरनेशनल लॉ का ये एक और ऑब्जेक्टिव होता है कि उसे इंटरनेशनल लॉ के अंडर जितनी भी ट्रीटीज हैं और कन्वेंशंस हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करवाना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें जेनीवा कन्वेंशन, अब ये कन्वेंशन क्यों बनाया गया था? वॉर के टाइम पे जो प्रिजनर्स या फिर जो सिविलियंस होते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और अगर कोई भी कंट्री इस कन्वेंशन को फॉलो नहीं करती है या इस कन्वेंशन के रूल्स को वायलेट करती है तो वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन माना जाएगा। नेक्स्ट, नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सबसे पहला क्या दिया हुआ है? डायनामिक। मतलब इंटरनेशनल लॉ जो होता है वो स्टैटिक नेचर का नहीं है, डायनामिक नेचर का है कि जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस आए हैं वैसे वैसे जो लॉ है वो भी इवॉल्व हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, पहले के टाइम में इंटरनेशनल लॉ में क्लाइमेट रिलेटेड कोई इतना डिस्कशन नहीं था। बाद में जब पेरिस एग्रीमेंट आया और दूसरे जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड ट्रीटीज आए, कन्वेंशंस आए, वैसे वैसे ये इंटरनेशनल लॉ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया। फिर नॉट इजी टू फॉर्मुलेट प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस एक्सेट्रा। मतलब इंटरनेशनल लॉ में जो रूल्स, रेगुलेशन और प्रिंसिपल फॉर्मुलेट करना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि हर एक कंट्री के अपने अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं और हर कंट्री अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सोचती है। फॉर एग्जांपल, न्यूक्लियर वेपन को ले लो, तो जो वीक कंट्रीज हैं वो ये चाहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स पे कंप्लीट बैन लग जाए, और जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं उनके अकॉर्डिंग न्यूक्लियर वेपन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इस हिसाब से जो रूल्स फॉर्मुलेट करने का जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और टफ हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी एक्ट इज अ बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब रेसिप्रोसिटी एक्ट का क्या मतलब होता है? जो कंट्री एक दूसरी कंट्री को जैसा ट्रीटमेंट देती है उसे वैसा ही ट्रीटमेंट जो है रिटर्न में उम्मीद करनी चाहिए। मतलब कि जिस तरीके का ट्रीटमेंट आप दूसरी कंट्री को दे रहे हो वैसा ही एक्सपेक्ट करो कि वो कंट्री आपको ट्रीटमेंट देगी। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? फ्रेमवर्क ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन नेशंस इज ऑल्सो स्टेब्लिश बाय इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ क्या है? एक तरीके का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जो कब यूज होता है? जब दो कंट्रीज जो है वो आपस में कोई भी तरीके का इंटरेक्शन कर रही हैं तब। म्युनिसिपल लॉ ऑफ नेशंस इम्प्लीमेंट प्रोविजंस ऑफ IL इन देयर जुरिस्डिक्शन। जो नेशन है उनके जो म्युनिसिपल लॉ होते हैं, मतलब डोमेस्टिक लॉ होते हैं, उसमें इम्प्लीमेंट करना है इंटरनेशनल लॉ के प्रोविजंस को। मतलब ट्रीटी साइन करना पहला स्टेप है, लेकिन उस ट्रीटी के रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उन्हें अपने जुरिस्डिक्शन में अप्लाई करना भी जरूरी होता है। फिर है कलेक्टिव एक्शन इज टेकन बाय कंट्रीज व्हेन एनी कंट्री वायलेट्स प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जब कोई भी एक कंट्री किसी भी लीगल राइट को वायलेट करती है किसी कंट्री के, तो उसके अगेंस्ट में कलेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। अब जो पॉइंट है वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि स्टेट जो है उन्हें अलाउ किया जाता है कि वो इंटरनेशनल लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने टेरिटरी में अकॉर्डिंग टू देयर विश। इसकी वजह से क्या होता है? इंटरनेशनल लॉ का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या हो जाता है? वीक नेचर का हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, US ने काफ़ी सारे ह्यूमन राइट्स के जो ट्रीटीज़ हैं उन्हें साइन किया हुआ है, लेकिन उन्हें डायरेक्टली डोमेस्टिक लॉज में अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इंटरनेशनल लॉ का वीक है। अब हम ऑस्टिन एंड ओपेनहाइम का व्यू देखते हैं इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में। अब ऑस्टिन की लॉ की क्या डेफिनेशन है कि ऑस्टिन के अकॉर्डिंग लॉ क्या है? ऐसा कमांड जो किसी सोवरेन अथॉरिटी ने दिया है और वो बैक्ड बाय सैंक्शन है। मतलब कि कोई भी सॉवरेन अथॉरिटी जब कोई भी लॉ बनाती है, ऑर्डर देती है, और जब वो ऑर्डर फॉलो नहीं किया जाता है तो पनिशमेंट मिलती है, उसे कहते हैं लॉ। अब यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ में ना ही कोई सोवरेन अथॉरिटी है और ना ही कोई सैंक्शन दिया हुआ है, इसलिए ये कोई लॉ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू को और कौन से थिंकर्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया? होब्स, बेंथम और पफेनड्रॉफ। उनके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे रूल्स हैं
जो दो कंट्री ने आपस में एग्री कर लिए हैं, लेकिन उनका लीगली बाइंडिंग नेचर नहीं होता है। ये प्रॉपर लॉ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन और जो सेंटिमेंट्स हैं अमॉन्ग नेशंस उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या था? ऑस्टिन ये समझा नहीं पाए कि क्यों, अगर ये जो पर्टिकुलर इंटरनेशनल लॉ है बाइंडिंग नेचर का नहीं है, उसमें सोवरेन नहीं है, तो क्यों जो कंट्रीज हैं वो इसे इतना सीरियसली फॉलो करती हैं। does not explain why state themselves follow international law as binding despite no sovereign। अब नेक्स्ट है ओपेनहाइम। ये इंटरनेशनल लॉ के वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और बिगेस्ट सपोर्टर थे। इनके अकॉर्डिंग स्टेट मतलब नेशन क्या करता है, एक कम्युनिटी बनाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जो किस पर बेस्ड करती है, कॉमन इंटरेस्ट पे। क्योंकि ये सभी स्टेट का आपस में एक एक्सटेंसिव इंटरकोर्स होता है रिलेटेड टू ट्रेड या फिर बिजनेसेस या फिर वॉर, इन सब भी रिलेटेड एक इंटरकोर्स होता है, और वही जो है इंटरनेशनल लॉ का फाउंडेशन बनता है। दोनों ही थियोरी को अगर एक एग्जाम्पल से समझें तो ऑस्टिन की थियोरी समझो कि घर में बने कुछ रूल्स हैं। अब उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट नहीं है या पनिशमेंट नहीं है। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो हो सकता है कि उन रूल्स को आप नज़रअंदाज कर दो। वही ऑस्टिन का व्यू पॉइंट था इंटरनेशनल लॉ को लेके। और ओपेनहाइम के अकॉर्डिंग ट्रैफिक रूल्स को समझते हैं, जैसे कि कुछ ट्रैफिक रूल्स होते हैं वो लोग मान लेते हैं भले ही स्ट्रिक्ट पुलिस चेकिंग हो या ना हो, क्योंकि उसमें उनकी सेफ्टी इंश्योर होती है। ऐसे ही इंटरनेशनल लॉ जो होते हैं वो कंट्रीज मान लेती है, बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं उनका कॉमन इंटरेस्ट होता है। अब हम समझते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ आज के टाइम में है उसका क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट रहा है। तो सबसे अर्ली रूट जो है इंटरनेशनल लॉ का वो हमें देखने मिलता है मेसोपोटामिया में। अब इसमें दो सिटी स्टेट्स थे, लगासा एंड उमा, जिन्होंने सबसे पहले एक पीस ट्रीटी साइन की थी अपने कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए। ये जो रिकॉर्ड है वो हिस्ट्री में सबसे अर्लीस्ट रिकॉर्ड है जहां पर दो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल स्टेट ने कोई ट्रीटी को साइन किया था, जिससे कि एक म्यूचुअल एग्रीमेंट दोनों ही सिटी स्टेट्स के बीच में स्टेब्लिश हो सके। फिर नेक्स्ट है ग्रीक सिविलाइजेशन। अब ग्रीक सिविलाइजेशन में गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन मतलब जो डिप्लोमेसी रिलेशंस होते हैं उसके कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया, और जो सिटी स्टेट्स होते थे उनके बीच में अलायंस होने लगे, वॉर रिलेटेड जो रूल्स हैं वो होने लगे और ट्रीटीज साइन होने लगी। इन्होंने एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग को ग्रोथ दी कि दो स्टेट क्या कंडक्ट रखेंगे जब वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर में इमर्जेंस हुआ था जस जेंटियम का, यानी लॉ ऑफ नेशंस, एक ऐसा लीगल सिस्टम जो रोमन्स और नॉन रोमन्स के बीच के रिलेशन को गवर्न करता था। वहां पर क्या रूल था कि रोम में जब कोई फॉरेनर आता है और उनके साथ अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए स्पेशल लॉ बनाए गए थे। इस टाइम पर हमें एक स्ट्रक्चर्ड आइडिया आया कि इंटरनेशनल डीलिंग के लिए सेपरेट लॉज बनाने चाहिए। नेक्स्ट है नेचुरल लॉ, जिसने एक्सपांड किया स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ को, क्योंकि नेचुरल लॉ के दौरान जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने ये कहना स्टार्ट किया कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो यूनिवर्सल नेचर के होते हैं, जैसे कि जस्टिस, इक्विटी, कॉन्साइंस। अब ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होंगे, और इसने क्या किया, इंटरनेशनल लॉ का जो स्कोप था उसे एक्सपैंड कर दिया। फिर 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स मॉडर्न इंटरनेशनल जो लॉ था वो डेवलप हुआ था स्पेशली यूरोप में। जो रेनेसेंस था मतलब रीबर्थ ऑफ नॉलेज, उसने क्या किया, मोमेंटम दिया इंटरनेशनल लॉ के ग्रोथ को। क्योंकि 15th सेंचुरी के बाद यूरोपियंस ने क्या किया था, स्टडी करना स्टार्ट किया, दुनिया को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, जिसे क्या कहा जाता है, कॉलोनियल एक्सपेंशन।
इस वजह से उन्हें इंटरनेशनल लॉ की जरूरत थी आपस में डील करने के लिए। फिर आता है इंटरनेशनल लॉ का सबसे फेमस नाम, हुगो ग्रोशियस। ये जो थे वो फादर थे इंटरनेशनल लॉ के, और इन्होंने एक आइडिया को इंट्रोड्यूस किया। वो क्या था? सोसाइटी ऑफ स्टेट्स। इनका क्या कहना था कि जो स्टेट हैं वो एक सोसाइटी ऑफ स्टेट्स बनाते हैं और सबके वेलफेयर के लिए और एक पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ लॉ की ज़रूरत है, कुछ कॉमन रूल्स ऑफ कंडक्ट की ज़रूरत है जो गवर्न करे वॉर को, ट्रेड को और ट्रीटीज को। इंटरनेशनल लॉ में दो मेजर स्कूल हैं, नेचुरलिस्ट और पॉजिटिव अप्रोच। फिर ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ये एक लैंडमार्क इवेंट था जिसने रिकॉग्नाइज किया इंडिपेंडेंट सोवरेन नेशन स्टेट्स को। अब इसमें हुआ क्या था कि यूरोप में 30 ईयर का जो वॉर था वो एंड हुआ और दो प्रिंसिपल को स्टेब्लिश किया गया। पहला प्रिंसिपल क्या था? हर जो स्टेट होगा वो इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन है। और दूसरा क्या था कि कोई भी दूसरा जो स्टेट होगा वो एक स्टेट के इंटरनल मैटर्स होंगे उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। और इस ट्रीटी के बाद एक मॉडर्न स्टेट सिस्टम जो है वो ऑफिशियली एक्सेप्ट किया गया और यहाँ पर मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ का एक प्रॉपर फ्रेमवर्क जो है वो स्टार्ट किया गया। अब मिडिल एजेस में एक बहुत ही फेमस नाम है इंटरनेशनल लॉ में जो है हुगो ग्रोशियस। ये नाम इसलिए फेमस है क्योंकि एक तो हम इन्हें फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने फाउंडेशन दिया था इंटरनेशनल लॉ का। इनकी एक बुक थी जिसका नाम था डी जूरी बेली एसी पैसेज, जो 3 वॉल्यूम्स में लिखी गई। और इस बुक में इन्होंने सिस्टमैटिकली बताया कि स्टेट के बीच के रिलेशंस कैसे होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो सिर्फ एक मेयर मॉरलिटी नहीं है, बल्कि ऐसे रूल्स हैं जो स्टेट और इंडिविजुअल दोनों पर ही बाइंडिंग होते हैं। इसलिए इस बुक को हिस्टोरियंस ने इंटरनेशनल लॉ का फाउंडेशन स्टोन कंसिडर किया। ग्रोशियस ने एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझाया जस्ट और अनजस्ट वॉर के बीच में। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी जो वॉर है वो जेन्युइन रीजन या सेल्फ डिफेंस में है और वैलिड जस्टिफिकेशन में है तो वो वॉर जो है जस्ट होगा, लेकिन अगर कोई वॉर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रेशन, ग्रीड या कोई भी बिना वैलिड जस्टिफिकेशन के है तो वो अनजस्ट वॉर है। ग्रोशियस ने न्यूट्रलिटी रूल्स भी एक्सप्लेन किए कि जब दो स्टेट के बीच में वॉर चल रहा है तो जो न्यूट्रल स्टेट होगा उसका क्या ड्यूटी है और उसकी क्या राइट्स हैं। तो ड्यूटी क्या बनती है कि न्यूट्रल स्टेट को वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना, और राइट क्या है कि वो अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर सकती है। उसके बाद हुगो ग्रोशियस ने काफ़ी सारे जो दूसरे प्रिंसिपल्स थे उन्हें भी एडवोकेट किया, जैसे कि राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स एंड इंडिविजुअल। मतलब इंटरनेशनल लॉ में सिर्फ और सिर्फ स्टेट के राइट्स और ड्यूटीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि एक इंडिविजुअल के राइट्स और ड्यूटीज भी इंपॉर्टेंट है। जो आज का मॉडर्न ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से ही इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल स्टेट सक्सेशन। इसका क्या मतलब है? जब भी कोई एक स्टेट या तो मर्ज हो जाता है या फिर कोलैप्स हो जाता है तो उसकी जितनी भी ट्रीटीज होती हैं वो ऑटोमेटिकली जो उसका सक्सेसर स्टेट होता है उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, गुड फेथ इन ट्रीटी पैक्टा संत सरवंदा। इसका क्या मतलब है कि जो ट्रीटीज हैं उन्हें गुड फेथ में फॉलो करना जरूरी है। और ये जो टर्म है पैक्टा संत सरवंदा, उसका क्या मतलब है? एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल था जो ग्रोशियस ने दिया था, वो क्या था? चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, मतलब रीबस सिक सेंटिबस। इसका क्या मतलब है? अगर
कोई भी कंडीशन जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हो गई तो ट्रीटी अपने आप एंड हो जाएगी। कि सपोज करो किसी रिवर को लेकर ट्रीटी थी और वो रिवर जो है अब क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ड्राई हो चुकी है, तो वो जो ट्रीटी है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। अब ये जो बुक है उसका ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं। डी जूरी बेली एसी पैसी, इसका क्या मतलब है? इस बुक का ट्रांसलेशन क्या है? ऑन दी लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, स्कूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। वन बाय वन हम सारे स्कूल्स देखते हैं जो इंटरनेशनल लॉ में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्कूल है नेचुरलिस्ट, जो किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ नेचर पे। मतलब ऐसे कुछ यूनिवर्सल एप्लीकेबल प्रिंसिपल या मॉरल प्रिंसिपल्स जो हर समय और हर जगह पर वैलिड कंसिडर किए जाएंगे। इनके लीडर कौन है? प्रूफेंड्रॉफ और थॉमसियस। इनका क्या कहना था कि जैसे एक इंडिविजुअल अपने नेचर की वजह से कुछ राइट्स और ड्यूटीज को होल्ड करता है, वैसे ही स्टेट जो है वो अपने एग्जिस्टेंस के बेस पर कुछ ऑब्लिगेशंस को होल्ड करती है। जैसे एक स्टेट का क्या काम होता है कि वो दूसरे स्टेट के सोवेरेनिटी को रिस्पेक्ट करे। तो ये चीज किसी ट्रीटी से नहीं आई है, ये किसी ट्रीटी की वजह से प्रिंसिपल नहीं बना, बल्कि ये एक नेचुरल प्रिंसिपल है। अब पॉजिटिविस्ट स्कूल, ये स्कूल जो है वो नेचुरलिस्ट स्कूल से टोटली अपोजिट है। इसमें क्या कहा गया था कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो डिराइव हुआ है कस्टम और ट्रीटीज में से, जो किस पे बेस्ड है? स्टेट के कंसेंट के ऊपर बेस्ड है, जो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट हो सकता है। इसके की फिगर्स कौन है? बैंकरशोक, मूजर और मार्टिन्स। पॉजिटिव स्कूल के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने क्या कहा कि जब कोई स्टेट कंसेंट करके कोई ट्रीटी को साइन करता है या कोई कस्टम को एक्सेप्ट करता है तो ही वो लीगली बाइंडिंग होगा। अगर ऐसा नहीं है, कंसेंट नहीं है, तो वो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बनेगा, बाइंडिंग नहीं होगा। अब जो थर्ड स्कूल है वो है ग्रोशियन स्कूल। ये एक इंटरेस्टिंग स्कूल है बिकॉज इसने किसको रिप्रेजेंट किया? मिडिल पाथ को। इसने कस्टम को भी इंपॉर्टेंस दी और साथ ही साथ नेचुरल लॉ को भी इंपॉर्टेंस दिया। इसके एक्सपोनेंट्स कौन थे? वुल्फ और वेटल। अब डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल लॉ 19 एंड 20 सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस ऑफ वीनिया जो 1815 में हुआ था। ये एक वाटरशेड मूवमेंट था इंटरनेशनल लॉ के डेवलपमेंट में और इसका एम क्या था? लॉन्ग टर्म पीस प्लान फॉर यूरोप। किसके बाद? नेपोलियनिक वॉर्स के बाद। अब इसमें क्या रूल्स बनाए गए? इंटरनेशनल रिवर रिलेटेड और डिप्लोमेटिक एजेंट रिलेटेड। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक सिस्टमैटिक इंटरस्टेट रिलेशन बनाने की शुरुआत यहाँ पे हुई थी। नेक्स्ट है पेरिस डिक्लेरेशन 1856। ये नेवल वॉरफेयर रिलेटेड रूल्स बनाता है और 55 नेशंस जो हैं उस पर एग्री करती हैं। प्रिंसिपल कौन से थे? सबसे पहला था नो प्राइवेटरिंग, मतलब जो प्राइवेट शिप्स होंगी उन्हें वॉरफेयर के लिए यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है। सेकंड क्या था? ओनली इफेक्टिव ब्लॉकेड वैलिड, मतलब वही ब्लॉकेड जो होगा जो वैलिड माना जाएगा, जो फोर्सफुली इंप्लीमेंट किया गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या था? फ्री शिप मेक फ्री गुड्स, कि जो न्यूट्रल शिप्स हैं जो नॉन कॉन्ट्राबैंड गुड्स कैरी कर रही हैं उन्हें स्टॉप नहीं किया जाएगा। सिविलियंस को प्रोटेक्ट किया जाएगा, रीडिफाइन किया जाएगा बेलिजरेंट न्यूट्रल रिलेशंस को। बेसिकली पेरिस डिक्लेरेशन में नेवल वॉरफेयर को सिविलाइज करने का अटेम्प्ट किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है जेनीवा कन्वेंशन। इसका पहला कन्वेंशन हुआ था 1864 में, उसके बाद ये अमेंड किया गया 1906, 1929 और 1949 में। इसमें रूल्स किसके लिए दिए गए थे? प्रोटेक्शन ऑफ वॉर विक्टिम और केयर गिवर्स के लिए। इसमें 4 ट्रीटीज हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन देखता है? आईसीआरसी। आईसीआरसी का क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड
क्रॉस। फाइन, फिर क्या आया, हेग कन्वेंशन ऑफ 1899 एंड 1907। एम क्या था, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, और यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को। इसका जो थर्ड कॉन्फ्रेंस था वो होने वाला था 1914 में, लेकिन ड्यू टू वर्ल्ड वॉर वन वो कैंसिल हो गया था। फिर है लीग ऑफ नेशन 1919, जिसे चाइल्ड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन भी कहा जाता है, क्योंकि ये कब बना था, वर्ल्ड वॉर वन के बाद में। ठीक है, इसका भी एम क्या था, पीसफुल डिस्प्यूट सेटलमेंट करवाना, और यहाँ पर स्टेब्लिशमेंट हुआ था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस का। पर लीग ऑफ नेशन में एक प्रॉब्लम क्या थी कि इसके पास अपनी कोई इन्फोर्समेंट पावर नहीं थी। ठीक है, फिर है लोकर्नो ट्रीटी 1925। इसमें 7 एग्रीमेंट्स हुए थे बिटवीन फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और इटली, और ये किस चीज के रिलेटेड थे, बॉर्डर डिस्प्यूट का सेटलमेंट करना विदाउट फोर्स और नॉर्मलाइज करना जो टाइज थे विद जर्मनी। अब यहाँ से क्या हुआ, जो यूरोप था वहां पर रिकंसाइलेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर है केलॉग ब्रिएंड पैट 1928। पैट ऑफ पेरिस भी कहा जाता है इसको। इसने रिनंशिएशन किया वॉर का एज पॉलिसी टूल, मतलब इसने ये डिक्लेयर किया कि वॉर जो है वो क्या है, एक नेशनल पॉलिसी टूल की तरह यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका एम क्या था इस पर्टिकुलर ट्रीटी का, प्रिवेंट करना वॉर को। फिर आया यूनाइटेड नेशंस 1945, जो स्टैब्लिश किया गया था प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड को फ्रॉम फ्यूचर वॉर्स। इसे हम डिटेल में, इसका जो एक डेडिकेटेड टॉपिक है उसमें रीड करेंगे। रीड करते हैं अबाउट डायमेंशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। 2 डायमेंशन है, पब्लिक एंड प्राइवेट। सबसे पहले डिटेल में देखते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ये क्या गवर्न करता है, रिलेशन बिटवीन स्टेट्स। क्या कवर करेगा, टेरिटोरियल बाउंड्रीज, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, डिप्लोमेसी, ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स फॉर्मुलेटेड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और ये डील किससे करता है, स्टेट के रिलेशन से, मतलब इसमें जो सब्जेक्ट है वो कौन होता है, स्टेट, और इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इंटरनेशनल लॉ में। इसका एग्जांपल लें तो सपोज इंडिया एंड चाइना के बीच में अगर कोई भी बाउंड्री रिलेटेड डिस्प्यूट है तो ये किसका पार्ट बनेगा, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का। ठीक है, फिर है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। ये किससे डील करता है, इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और उसके रिलेटेड इश्यूज से। कंसर्न है विद सिविल केसेस, जहां पर क्या इन्वॉल्व हो रहा है, एक फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहा है। पीई कॉर्बेट के अकॉर्डिंग बॉडी ऑफ रूल्स फॉर सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट लॉ इन सिविल केसेस इन्वॉल्विंग फॉरेन एलिमेंट्स इज प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। अब इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन क्या है इंटरनेशनल लॉ का, कि क्या इंटरनेशनल लॉ एक ट्रू लॉ है या नहीं। अब कौन से जूरिस्ट थे जो ये मानते थे कि ये ट्रू लॉ नहीं है, और कौन से जूरिस्ट थे जो इंटरनेशनल लॉ को एज ए लॉ सपोर्ट करते थे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे जूरिस्ट थे जो इंटरनेशनल लॉ को लॉ कंसिडर नहीं करते थे। सबसे पहला नाम है जॉन ऑस्टिन। उनके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ में कोई सोवरेन अथॉरिटी नहीं है, कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो सोवरेन है इंटरनेशनल लॉ में, और ना ही कोई पनिशमेंट है कि अगर कोई भी पर्सन वो फॉलो नहीं करता है जो रूल स्टैब्लिश है। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ नेशन के विल के ऊपर चल रहा है, और ये एक पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी कंसीडर किया जा सकता है, लॉ कंसीडर नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। फिर होलैंड ने एक बहुत ही एक्सट्रीम रिमार्क पास किया कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, वेनिशिंग पॉइंट है जूरिस्प्रूडेंस का, मतलब कि ये जूरिस्प्रूडेंस लॉ के ऊपर
एक शेडो की जैसा है और इसे लॉ कंसिडर नहीं किया जा सकता, ये प्रॉपर लॉ नहीं है। दूसरे जो ज्यूरिस्ट थे जैसे कि जेरेमी बेंथम ने कॉइन किया था इंटरनेशनल लॉ वर्ड को, लेकिन उनका कहना क्या था, जेरेमी बेंथम ने क्या कहा कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, एक लूजली स्ट्रक्चर्ड मॉरल कोड है, और इन्होंने भी इंटरनेशनल लॉ को एज अ लॉ कंसिडर नहीं किया। फिर जेथरो ब्राउन ने क्या कहा, जेथरो ब्राउन के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है, जैसे डोमेस्टिक लॉज होते हैं वैसे, तो इसलिए ये ट्रू लॉ कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन कौन से जूरिस्ट थे जिन्होंने सपोर्ट किया कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो लॉ है, सबसे पहले थे फेडरिक पोलोक। उनके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ हर वो कंडीशन फुलफिल करता है जो रिक्वायर्ड है एक किसी चीज को लॉ बनने के लिए। फिर हॉल एंड लॉरेंस के अकॉर्डिंग भी इंटरनेशनल लॉ को ट्रीट और इन्फोर्स किया जा सकता है एज अ लॉ, क्योंकि वो किस पे बेस्ड है, कस्टम, प्रेसिडेंट, और वो सिमिलर होता है जैसे कि म्यूनिसिपल लॉ होता है वैसे। अब डिस्कस करते हैं कि क्या इंटरनेशनल लॉ एक वीक लॉ है, तो कैसे कहा जा सकता है कि ये एक वीक लॉ है। सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ जो है वो हैवीली कहाँ से डिराइव्ड किया जाता है, ट्रीटी और कस्टम में से। कोई भी ऐसा स्टेट लेजिस्लेशन जैसा कुछ नहीं है या पार्लियामेंट जैसा कुछ नहीं है जो लॉज को क्रिएट कर रहा है। फिर कोई भी परमानेंट कोर्ट नहीं है ट्रू सेंस में, कोर्ट है भी तो कौन सी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और उसका जुरिस्डिक्शन भी जो है वो पार्टी के कंसेंट पे डिपेंड करता है। फिर वीक इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, इसमें जो इन्फोर्समेंट के लिए ये एग्जीक्यूटिव जो मैकेनिज्म है वो वीक है। फिर फ्रीक्वेंट वायलेशन ऑफ स्टेट, जो स्टेट्स हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली इसे वायलेट करती हैं। म्यूनिसिपल लॉ जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है क्योंकि उसके जो यूनिट होते हैं वो सिटीजन्स होते हैं। वहीं पर इंटरनेशनल जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट करवाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके जो यूनिट्स हैं वो कौन है, सोवरेन स्टेट हैं, और उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेना मुश्किल होता है। इंस्टीट्यूशनल वीकनेस की बात करें तो एज सच कोई ग्लोबल लेजिस्लेचर नहीं है, और कोर्ट एग्जिस्ट करता है लेकिन वो भी सिर्फ कैसे वर्क करता है, पार्टी के कंसेंट पे। इसका मतलब ये नहीं है कि आईएल ने कोई काम नहीं किया, आईएल ने काफी सारे काम किए हैं रिलेटेड टू पीस, डिप्लोमेसी, फिर ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ठीक है, जिसके रिलेटेड काफी सारे कन्वेंशंस हैं जैसे कि जेनीवा कन्वेंशन, WTO रूल्स। लेकिन इन सब के बावजूद एक फैक्ट ये भी है कि इंटरनेशनल लॉ का जो इन्फोर्समेंट है वो वीक है, और अभी भी जो काफ़ी सारी यूएन है जैसे कि यूएन और सिक्योरिटी काउंसिल्स हैं और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही हैं, स्टिल वीकनेस जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल पर्सन या सब्जेक्ट कौन होते हैं, कोई भी एंटिटी विद इंटरनेशनल लीगल पर्सनालिटी उसे कहा जाता है इंटरनेशनल पर्सन। मतलब किसी भी पर्सन के पास या किसी भी एंटिटी के पास राइट्स, ड्यूटीज और पावर्स होंगी इंटरनेशनल लॉ के अंदर, तो क्या माना जाएगा कि वो इंटरनेशनल पर्सन है या इंटरनेशनल सब्जेक्ट है। ठीक है, ओपेनहाइम के अकॉर्डिंग वन हु पजेस लीगल पर्सनालिटी इन इंटरनेशनल लॉ इज इंटरनेशनल पर्सन। अब 3 पार्ट में डिवाइडेड है ये। कुछ स्कॉलर्स या कुछ सपोर्टर्स का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट जो होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं। फिर कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि सिर्फ इंडिविजुअल सब्जेक्ट होते हैं, और कुछ स्कॉलर्स का कहना है स्टेट, इंडिविजुअल और नॉन स्टेट एंटिटीज जो होती हैं सभी सब्जेक्ट होते हैं इंटरनेशनल लॉ के। वन बाय वन रीड करते हैं।
सबसे पहले बात करेंगे स्टेट अलोन आर सब्जेक्ट की, सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट है वही सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ के। इसके सपोर्टर कौन है? ओपेनहाइम, पर्सी और कॉर्बेट। इनके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ क्या है? लॉ बिटवीन स्टेट है, और कोडिफाइड भी उन्होंने ही किया है इसे। इंडिविजुअल की यहाँ कोई जुडिशियल पर्सनालिटी नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट नहीं होते। कि सारी पावर्स जो होती हैं इसमें स्टेट के पास होती हैं। स्टेट पजेस सोवरेनिटी, ठीक है, स्टेट के पास सोवरेनिटी है, टेरिटरी है, ट्रीटी मेकिंग पावर है, और फुल लीगल कैपेसिटी है। फाइन। नेक्स्ट क्या है कि सिर्फ इंडिविजुअल जो है वो सब्जेक्ट है। इसके प्रोपाउंडर कौन थे? हैंस केल्सन। इन्होंने क्या कहा कि स्टेट के राइट्स और ड्यूटीज जो है वो एक्चुअली राइट्स और ड्यूटीज ऑफ मैन है, कि स्टेट जो है वो भी क्या है? एक लीगल फिक्शन है, और असल में तो जो भी राइट्स और ड्यूटीज होती है इंटरनेशनल लॉ में वो इंडिविजुअल पर इम्पोज की जाती है। फिर न्यूरम्बर्ग ट्रिब्यूनल में क्या हुआ था? जो जर्मन लीडर्स थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उन्हें पर्सनली प्रोसिक्यूट किया गया था फॉर जिनोसाइड, वॉर क्राइम्स और जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुए थे उनके लिए। और इसमें ये प्रिंसिपल को स्टैब्लिश किया गया कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो इम्पोज करता है ड्यूटी डायरेक्टली ऑन इंडिविजुअल, और अगर वो वायलेट होंगी तो वो पनिशेबल होगा। इंडिविजुअल को सब्जेक्ट बनाया गया था इंटरनेशनल लॉ का। फिर है स्टेट, इंडिविजुअल एंड नॉन स्टेट एंटिटीज। बोथ स्टेट और इंडिविजुअल पजेस करते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज अंडर इंटरनेशनल लॉ, और ये जो है वो मॉडर्न अप्रोच है। ठीक है, स्टेट के पास अनलिमिटेड पर्सनालिटी है, मतलब पूरी कैपेसिटी है, और ये प्राइमरी सब्जेक्ट है। और इंडिविजुअल और नॉन स्टेट एंटिटी जो है वो लिमिटेड पर्सनालिटी, उनके पास सर्टेन राइट्स और ड्यूटीज हैं। अब इसमें हमने रीड किया फुल कैपेसिटी। तो फुल कैपेसिटी का क्या मतलब होता है? ट्रीटी बनाने का राइट है, ठीक है। फिर सोवेरेनिटी का राइट है, डिप्लोमेसी का राइट है, अब लिमिटेड पर्सनालिटी या सर्टेन राइट्स और ड्यूटीज इंडिविजुअल्स को मिलते हैं, वो क्या होते हैं? राइट्स अंडर ICCPR, या फिर लाइबिलिटी फॉर वॉर क्राइम्स, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ट्रायल्स एंड सो ऑन। अब जो हमने ये नॉन स्टेट एंटिटीज पढ़े वो क्या होते हैं? नॉन स्टेट एंटिटीज होते हैं NGOs, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, फिर इंसर्जेंट्स, और इनके पास भी क्या होता है? लिमिटेड पर्सनालिटी होती है। गॉट इट? अब डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप ऑफ इंटरनेशनल एंड म्युनिसिपल लॉ। ड्यूलिस्टिक थियोरी ही नाम से हमें क्या बताती है कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ, इसमें दो सेपरेट लॉ हैं और वो डिस्टिंक्ट सिस्टम है। प्रोपाउंड किसने किया है? त्रिपेल और एंजिलोटी ने। अब त्रिपेल के अकॉर्डिंग डिफरेंस है दोनों के बीच में उसके सब्जेक्ट, प्रिंसिपल, ओरिजिन, सोर्स, सब्जेक्ट मैटर और सब्सटेंस में। जैसे कि इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट कौन होते हैं? स्टेट, और म्युनिसिपल लॉ का सब्जेक्ट कौन होता है? इंडिविजुअल। ठीक है, अब इसका क्रिटिसिज्म क्या था कि कुछ सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल जो होते हैं इंटरनेशनल लॉ के, वो बाइंड होते हैं स्टेट के ऊपर इवन उनके विल के अगेंस्ट, जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी, या फिर जिनोसाइड, फिर
टुडेज इंडिविजुअल्स एक्टिविटी जो होती है वो भी आईएल रेगुलेट करता है, जैसे कि ह्यूमन राइट्स या फिर आईसीसी। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ जो है वो सोली सिर्फ और सिर्फ पैक्टा संत सरमंदा पर ही बेस्ड नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल लें तो सपोज कोई ट्रीटी एक साइन हुई है, तो वो जब तक एप्लीकेबल नहीं होगी जब तक पार्लियामेंट जो है वो इसके रिलेटेड लॉ पास ना कर दे। ठीक है, तब तक ये अप्लाई नहीं होगी कंट्री में। नेक्स्ट थियरी क्या है? मोनिस्टिक थियरी। इसे प्रोपाउंड किया था मूसर और मार्टिन ने और इसे लेटर डेवलप किया था केल्सन ने। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है इस थियरी में? वन लीगल सिस्टम एग्जिस्ट, डोमेस्टिक लीगल ऑर्डर। इस थियरी का क्या कहना था कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ जो है वो इंटरकनेक्टेड है एंड इंटरडिपेंडेंट है। इंडिविजुअल जो है वो सब्जेक्ट होते हैं दोनों ही सिस्टम के, और उन्होंने डिनाई किया कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो डिस्टिंक्ट या ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ लॉ नहीं है। इसका एग्जाम्पल लें कि अगर कोई भी ट्रीटी जो है वो साइन हो गई है तो वो डायरेक्टली इफेक्टिव हो जाएगी विदाउट सेपरेट लेजिस्लेशन। ठीक है, अब थियरी है ट्रांसफॉर्मेशन थियरी। ट्रांसफॉर्मेशन थियरी में क्या दिया हुआ है कि आईएल जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स है डोमेस्टिक लॉ का, इसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है इनटू म्युनिसिपल लॉ। ट्रीटी रूल्स जो है वो एक्सटेंड करने पड़ते हैं टू सिटीजन्स वाया रेटिफिकेशन या फिर इनेक्टमेंट। फिर है डेलीगेशन थियोरी। इंटरनेशनल रूल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते, स्टेट जो है वो डिसाइड करती है उसके एडॉप्शन को। फिर है स्पेसिफिक एडॉप्शन थियोरी। जो इंटरनेशनल लॉ है वो इन्फोर्सेबल तभी होंगे जब उन्हें डोमेस्टिक लॉ में अडॉप्ट किया जाएगा। इसे कहाँ देखा गया था? हेग कन्वेंशन प्रैक्टिसेस में। अब एक केस है जॉली जॉर्ज वर्सेस बैंक ऑफ कोचीन। इसमें क्या कहा गया था कि ट्रीटीज जो हैं वो ऑटोमेटिकली पार्ट नहीं बनती म्युनिसिपल लॉ के, उनको जरूरत है लेजिस्लेटिव एक्शन की। मतलब अगर हम समरी वाइज समझें तो सबसे पहले थियरी हमने कौन सी रीड की? ड्यूअलिस्ट, जिसके अकॉर्डिंग आईएल एंड म्युनिसिपल लॉ दोनों डिफरेंट सिस्टम है। ठीक है, फिर सेकंड हमने थियरी देखी मोनिस्टिक, जिसके अकॉर्डिंग क्या है? आईएल एंड म्युनिसिपल लॉ दोनों यूनिफाइड सिस्टम है। फिर हमने थियरी देखी ट्रांसफॉर्मेशन की, डेलीगेशन की एंड स्पेसिफिक एडॉप्शन थियरी। इन सभी थियरी में क्या दिया हुआ है कि ट्रीटी जो है तब तक इन्फोर्सेबल नहीं है जब तक कोई पार्लियामेंट जो है वो लॉ उसके रिलेटेड इनेक्ट ना कर दे। ठीक है, कि इन तीनों थियोरी में ये दिया हुआ है कि एक ट्रीटी जो है इन्फोर्सेबल तब मानी जाएगी जब पार्लियामेंट उससे रिलेटेड में कोई भी रेटिफिकेशन करता है लॉ में, या फिर कोई नया लॉ जो है वो इनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्कोप एंड कंटेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। पहले के टाइम में इंटरनेशनल लॉ जो था वो सिर्फ स्टेट के रिलेशंस तक लिमिटेड था, लेकिन मॉडर्न अप्रोच में इंटरनेशनल लॉ में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। अब वो लॉ बन चुका है ग्लोबल कम्युनिटी के लिए, जैसे कि स्टेट, इंडिविजुअल और नॉन स्टेट एंटिटीज। अब कंटेंट देखते हैं इंटरनेशनल लॉ का। लॉ गवर्निंग स्टेट्स एट द टाइम ऑफ पीस, कि जब कंट्रीज जो है वो पीस में है तो इंटरनेशनल लॉ का क्या काम होता है? ट्रीटी और कस्टम को अप्लाई करना और मेंटेन करना पीसफुल
रिलेशंस। अब अगर वॉर का टाइम है कंट्रीज के बीच में, तो इंटरनेशनल लॉ का क्या रोल होगा? प्रिवेंट करना उस वॉर को, ठीक है। और इफ अगर वॉर हो रहा है तो रूल्स बनाना टू रेगुलेट कंडक्ट। अब उसमें क्या आएगा? प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस, प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स, फिर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर। और ये कहाँ डिस्कस था? जेनीवा कन्वेंशन में, ठीक है। और ट्राई करना कि जल्द से जल्द जो डिस्प्यूट है उसे रिजॉल्व करा जा सके। अब अगर दो स्टेट जो है वो वॉर में है, जो तीसरा स्टेट होता है वो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल स्टेट की कुछ राइट्स और ड्यूटीज होती हैं। सबसे पहले बेलिजरेंट स्टेट जो होता है उसकी न्यूट्रल स्टेट के तरफ ये ड्यूटी होती है कि वो उस न्यूट्रल स्टेट के टेरिटरी का मिसयूज नहीं करेगा। और जो न्यूट्रल स्टेट है उसकी क्या ड्यूटी होती है कि वो इम्पार्शियल रहेगा और वॉर में इंटरफेयर नहीं करेगा। और किसी भी बेलिजरेंट स्टेट को स्पेशल मिलिट्री सपोर्ट अगर वो देता है तो ये इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करने के बराबर होता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सबसे पहला है नेचुरलिस्ट थियरी। इसके एक्सपोनेंट्स कौन है? ग्रोशियस, शेक, वाइटर और प्रिफरेंडॉफ। इनके अकॉर्डिंग क्या है? लॉ ऑफ नेचर जो है वो फाउंडेशन है। अब इन्होंने क्या कहा? ग्रोशियस ने कहा कि नेचुरल लॉ जो है वो डिक्टेट ऑफ राइट रीजन है, मतलब जो ह्यूमन के रीजंस एंड मॉरलिटी के अगेंस्ट में नहीं है वही लॉ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिविलियंस के प्रति प्रोटेक्शन दिखाना वॉर के टाइम पे, या फिर ट्रीटी में गुड फेथ रखना, ये सब जो है वो नेचुरल प्रिंसिपल है। नेक्स्ट थियरी है पॉजिटिविज्म थियरी की, जिसके एक्सपोनेंट है बेंकरशूक, स्ट्रेक, बेयरली और एंजिलोटी। इनके अकॉर्डिंग लॉ क्या है? बाइंडिंग तभी होगा जब वो इनेक्ट किया गया है या कंसेंटेड है बाय स्टेट। स्टार्क के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ वो रूल्स हैं जो वैलिड होंगे बिकॉज स्टेट ने उसके लिए कंसेंट दिया है। बेयरली के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ तब तक कुछ भी नहीं है जब तक स्टेट जो है वो कंसेंट ना दें कि वो बाउंड हो रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल या रूल से, ठीक है। एनजीलोटी के अकॉर्डिंग बाइंडिंग फोर्स मतलब पैक्टा sunt servanda, मतलब एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट। अब नेक्स्ट थियरी है एक्लेटिक थियरी। इसके एक्सपोनेंट कौन थे? वेटल। इन्होंने मिडिल पाथ चूज किया, कंबाइन किया लॉ ऑफ नेचर और कंसेंट ऑफ स्टेट्स को। नेक्स्ट थियरी है थियरी ऑफ कंसेंट। अब कंसेंट जो है वो कोर बेसिस है इंटरनेशनल लॉ का। इसे सपोर्ट किसने किया था? एनजीलोटी, ट्रिपेल और ओपेनहाइम ने। और इसे क्रिटिक किसने किया था? स्टार्क, केल्सन और बेयरली ने। क्योंकि ये थियरी का क्या कहना था कि अगर स्टेट कंसेंट देता है तो वो जो रूल्स होंगे वो बाइंडिंग हो जाएंगे, ठीक है। अब ये कंसेंट जो था वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकता है। इसको क्रिटिक क्यों किया स्टार्क, केल्सन और बेयरली ने? इनका क्या कहना था कि ओनली कंसेंट जो है is not enough because कुछ ऐसे नॉर्म्स होते हैं, या फिर ये कहो कि कुछ ऐसे यूनिवर्सल नॉर्म्स होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? जस कोगेंस, जो बिना कंसेंट के भी एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रोहिबिशन ऑफ जीनोसाइड, ठीक है। नेक्स्ट थियरी है ऑटो लिमिटेशन थियरी। इसके एक्सपोनेंट कौन थे? जेलनिक। इन्होंने क्या कहा? स्टेट जो है वो लिमिट कर सकती है अपनी खुद की सोवेरेनिटी को, एक्सेप्ट कर सकती है इंटरनेशनल लॉ को वॉलेंटरी। इंटरनेशनल लॉ जो है वो बाइंडिंग तभी होगा जब
उसे अडॉप्ट किया जा रहा है या रेटिफाई किया जा रहा है म्युनिसिपल लॉ के अंदर। उसके बाद है थियोरी ऑफ फंडामेंटल राइट, कि जैसे एक इंडिविजुअल के पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं वैसे ही स्टेट के भी कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो किससे डिराइव हुए, नेचुरल लॉ प्रिंसिपल से। और कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं स्टेट के, जैसे राइट टू सेल्फ डिफेंस, राइट टू एग्जिस्ट, या फिर राइट टू इंडिपेंडेंट, और राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, फिर है पैक्टा संत सरवंदा, एग्रीमेंट जो है वो हमें गुड फेथ में रखना है। इसके एक्सपोनेंट कौन है, एनसी लोटी, और इसे कंसीडर किया जाता है एज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल बाइंडिंग फोर्स। आई होप यूनिट 3 का जो टॉपिक 1 है उसकी थियोरी अब आपको अच्छे से समझ आ गई हो। अब हम इसके कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जिससे कि हमने जो अभी थ्योरी पढ़ी है वो एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। MCQ number 1. Which of the following is not a theory propounded to explain the relation between international law and municipal law? इनमें से कौन सी थियोरी जो है वो हमने रीड नहीं की जब हमने रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ रीड किया था तब? ट्रांसफॉर्मेशन थियोरी हमने रीड की, डेलीगेशन थियोरी रीड की, और स्पेसिफिक एडॉप्शन थियोरी भी रीड की, लेकिन फिक्शन थियोरी जैसा कुछ भी इंटरनेशनल लॉ के इस यूनिट में हमने रीड नहीं किया। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। MCQ नंबर 2. हु स्टेटेड दैट इंटरनेशनल लॉ जो है वो ट्रू लॉ नहीं है बट एक पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी है, सो एनालॉगस टू द रूल्स बाइंडिंग अ क्लब और सोसाइटी। तो ये वर्ड किसने दिया था? ऑस्कर सेक्टर, जॉन ऑस्टन, लुइस हैनकिंग, और या फिर हैंस केल्सन। तो ये वर्ड किसने दिया था? जॉन ऑस्टन ने। MCQ नंबर 3. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? होप्स ऑस्टिन प्रूफेंड्रॉफ ने ये व्यू दिया कि लॉ जो है वो प्रॉपरली सो कॉल्ड नेचर का होना चाहिए, मतलब ये कमांड है किसी सोवरेन अथॉरिटी का, इन्फोर्स करवाया जा रहा है बाय अ सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी। हेंस उन्होंने डिनाई किया कि इंटरनेशनल लॉ का लीगल कैरेक्टर नहीं है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर होलैंड ने रिमार्क किया दैट इंटरनेशनल लॉ जो है वो वेनिशिंग पॉइंट है जूरिस्प्रूडेंस का, ये भी करेक्ट है। J.G. स्टार्क ने ये एक्सप्रेस किया कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक वीक लॉ है, ये भी करेक्ट है। आपका करेक्ट आंसर है ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट। MCQ नंबर 4. ट्रिपेल एंड एंजिलोटी आर द एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ द रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल एंड म्युनिसिपल लॉ। ये जो दोनों थे वो इनमें से किस थियोरी के एक्सपोनेंट थे? तो ये किस थियोरी के एक्सपोनेंट थे? ड्यूअलिज्म के। करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी। MCQ नंबर 5. किस ज्यूरिस्ट ने कॉइन किया था टर्म पैक्टा संत सरवंधा एज अ बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ? ट्रिपेल, एंजिलोटी, केल्सन या ओपेनहाइम? किसने किया था कॉइन? एंजिलोटी ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। MCQ नंबर 6. विच ट्रिब्यूनल हेल्ड दैट इंटरनेशनल लॉ जो है वो इम्पोज करता है ड्यूटी एंड राइट्स अपॉन इंडिविजुअल एज वेल एज अपॉन स्टेट? तो किस ट्रिब्यूनल ने ये हेल्ड किया था? न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल ने। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। MCQ नंबर 7. द केस जॉली जॉर्ज वर्सेस बैंक ऑफ कोचीन जो है वो किसके रिलेटेड है? ट्रांसफॉर्मेशन थियोरी, स्पेसिफिक अडॉप्शन थियोरी, ऑटो लिमिटेशन थियोरी या डेलीगेशन थियोरी? तो हमने ये पर्टिकुलर केस किस थियोरी में देखा था? स्पेसिफिक अडॉप्शन थियोरी में। करेक्ट आंसर क्या है आपका? स्पेसिफिक अडॉप्शन थियोरी। आई होप यूनिट 3 का जो टॉपिक 1 है अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। इस यूनिट में से ज़्यादातर जो डेफिनेशंस होती हैं और जो थियोरी का पार्ट है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और उस पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू विद्यालय एकेडमी एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल।